गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम बीएससी सेकेंड ईयर हम किताब पढ़ रहे थे, पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, वास्तविक विश्लेषण। आपकी क्लास चौथी है। देखो आपकी इसमें 5 यूनिट है, आपकी टोटल जो यूनिट है वो 5 है। मैं सेकंड यूनिट पढ़ा रहा हूँ पहले, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मैं इसमें पढ़ा रहा था कि अनुक्रम चल रहे थे हमारे, वास्तविक अनुक्रम पढ़ा रहा था मैं। वास्तविक अनुक्रम में मैंने बताया था कि अनुक्रम होता क्या है। उसके बाद मैंने बताया था कि इनको लिखते कैसे हैं। अगर आपको किसी फॉर्म में दे रखा हो, किसी चीज़ में दे रखा हो, तो अनुक्रम को कैसे बनाते हैं, अनुक्रम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था परिसर कैसे निकालते हैं किसी अनुक्रम का। उसके बाद मैंने बताया था परिबद्ध अनुक्रम किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं कि जो ऊपर से परिबद्ध हो और नीचे से परिबद्ध हो। तो ऊपर से परिबद्ध को तो मैंने बता दिया, उसकी परिभाषा भी बता दी और मैंने उदाहरण भी बहुत सारे बता दिए उसके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नीचे से परिबद्ध किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, देखिए मैंने ऊपर से परिबद्ध बताया था, अब हम देखेंगे नीचे से परिबद्ध। नीचे से परिबद्ध अनुक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने कल ऊपर से परिबद्ध में बताया था कि हमें एक कोई के ऐसी वास्तविक संख्या के, ये तो बताया था कि ऐसी कोई वास्तविक संख्या हमें मिलेगी ऐसी कोई वास्तविक संख्या के मिलेगी जिसके अनुक्रम के सारे अवयव या तो उससे छोटे हों या उससे बराबर हों। तो वो जो के होगा वो क्या कहलाएगा, उसका ऊपर से परिबद्ध कहलाएगा। ऐसी नीचे से परिबद्ध में क्या होता है कि हमें कोई एक वास्तविक संख्या, कुछ भी नाम दे दो उसको, जैसे मान लो तुमने दे दिया m दे दिया। अगर कोई वास्तविक संख्या m ऐसी मिल रही है जिससे अनुक्रम के सारे अवयव यानी सारे पद, अनुक्रम के सारे पद या तो बड़े हों या बराबर हों। ऊपरी परिबद्ध में छोटे होने चाहिए थे, लेकिन नीचे वाले में क्या होता है, नीचे वाले में उल्टा होता है, यानी इसके क्या बनने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, नीचे से परिबद्ध बोलते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, फिर पहले हम परिभाषा की बात करते हैं, फिर उदाहरण से और समझाऊंगा अच्छे से। देखो यदि ऐसे लिखो परिभाषा, कोई वास्तविक अनुक्रम Sn नीचे से परिबद्ध कहलाता है यदि कोई वास्तविक संख्या m विद्यमान हो जिसके लिए Sn greater than m for all n belongs to n। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई अगर नीचे से परिबद्ध होगा तो हमें कोई ऐसा m मिलेगा जो क्या होंगे, जिसके सारे पद, अनुक्रम के सारे पद उस नंबर से क्या होंगे, बड़े होंगे। उसको हम बोलेंगे नीचे से परिबद्ध। उदाहरण की बात करते हैं हम, जैसे अब अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की बात करते हैं तो देखो हमारे पास क्या होता है। देखिए जैसे आपको अगर कोई सीक्वेंस दे रखा है, जैसे आपको दे दिया n, ठीक है। तो पहले इसको अगर आपको अनुक्रम दे रखा है Sn बराबर n, तो पहले इसको सही रूप से लिखें हम, यानी Sn बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर बन डालूंगा 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा 1, S2 बराबर 2 हो जाएगा, S3 बराबर 3, पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, ऐसे चलता चला जाएगा, चौथा पद 4 हो जाएगा। इस टाइप से होगा। अब मुझे पता है कि अगर ये नीचे से परिबद्ध है तो हमें कोई ऐसा m जरूर मिलेगा जिससे ये सारे अवयव क्या होंगे, या तो बराबर हों या बड़े हों। तो देखो ये सारे अवयव किससे बराबर और बड़े हो सकते हैं, ये सारे। तो हमें क्या पता है वो नंबर कौन सा होगा, 1, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर होता है, यही सबसे छोटा नंबर है। और ये देखो सारे अवयव जो है वो इस नंबर से या तो बड़े हैं या बराबर हैं। जैसे 1 तो इसके बराबर हो गया, ये बड़ा हो गया 1 से, ये बराबर 1 से हो गया, ये बड़ा 1 से हो गया। तो यानी m बराबर क्या है यहाँ पे 1 है। तो यानी ऐसा नंबर हमें मिल रहा है इस अनुक्रम में जिससे उस अनुक्रम के अवयव या तो बराबर हैं या बड़े हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम,
नीचे से परिबद्ध बोलते हैं इसको। ठीक है, और उदाहरण से बात करें तो और उदाहरण देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया एस एन बराबर दे दिया आपको 3, 4, 5, 6, अगर ये अनुक्रम दे दिया आपको और आपसे पूछे इसको नीचे से परिबद्ध निकालना है, एम की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है एक 3 नंबर ऐसा है जो सारों से क्या होगा, छोटा होगा, यानी सारे अवयव इस 3 से बड़े होंगे, यानी S1 बराबर 3 है, S2 बराबर 4 है, S3 बराबर 5 है, S4 बराबर 6 है, S5 बराबर 7 है। तो यानी M बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बराबर 3 होगा, ये ग्रेटर देन 3 होगा, ये 3 होगा, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, तो यानी M बराबर 3 होगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से परिबद्ध कहलाएगा, और नीचे से परिबद्ध की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, निचले परिबद्ध की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये होता है हमारे पास नीचे से परिबद्ध। जो ऊपरी परिबद्ध हमने पढ़ा था जस्ट उसका उल्टा होता है, ऊपरी परिबद्ध का जस्ट उल्टा क्या होता है, नीचे से परिबद्ध कहलाता है। ठीक है, चलिए और उदाहरण की बात करें हम अगर, तो देखो अब हम पढ़ते हैं अनुक्रम के उच्चक और निम्नक। उच्चक और निम्नक क्या होते हैं अनुक्रम के। देखो किसी अनुक्रम के उच्चक और निम्नक क्या होते हैं कि जैसे मान के चलो ये वाली जो वैल्यू आती है ना, ये वाली, जैसे उसमें जो k आई थी वैल्यू ऊपरी परिबद्ध में, तो k, और इसमें ये, तो ये क्या कहलाते हैं, उसके उच्चक और निम्नक कहलाते हैं। यानी अगर जैसे k हमारे पास ऊपरी परिबद्ध हुआ तो k की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी, तो k क्या कहलाएगा, वहाँ पे उच्चक कहलाएगा उस अनुक्रम का। और अगर किसी अनुक्रम में, अब जैसे इसमें बात करूँ मैं, इसमें तो निकाल ही नहीं सकते थे हम ऊपरी परिबद्ध, लेकिन इसमें ऊपरी परिबद्ध निकाल सकते हैं। क्योंकि ऊपरी परिबद्ध की परिभाषा ये कहती थी कि हमें कोई k ऐसा मिलेगा जिससे सारे अवयव क्या हों, छोटे हों या बराबर हों। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7 है, और हमें पता है k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्यों होगी 7, क्योंकि देखो ये सारे अवयव क्या है, 7 से छोटे हैं, तो इसलिए k बराबर 7 हो जाएगा। तो ये जो k की वैल्यू होती है वो तो कहलाता है उच्चक, और जो m की वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है, निम्नक। ये होता है हमारे पास। इसकी अभी परिभाषा लिखा देता हूँ इसकी मैं। ठीक है, ये तो आप क्या हो गया कि हमारे पास बताया मैंने ऊपरी परिबद्ध क्या होता है, निचला परिबद्ध क्या होता है। उच्चक और निम्नक के बारे में थोड़ा सा बताया, मैं परिभाषा लिखता हूँ उच्चक और निम्नक की। देखो उच्चक, अनुक्रम के उच्चक और निम्नक, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे हम अनुक्रम के उच्चक और निम्नक, इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, देखो क्या होता है उच्चक और निम्नक। परिभाषा की बात करें, पहले उच्चक की परिभाषा लिख रहा हूं मैं। यदि दिया हुआ अनुक्रम Sn है, तब कोई वास्तविक संख्या के मान लो, कुछ भी मान लो, के अलावा पी भी मान सकते हो, क्यू भी मान सकते हो, ये अल्फा बीटा है, तुम अपने हिसाब से मान सकते हो। ये मैं के यूज कर रहा हूं। कोई वास्तविक संख्या की के अनुक्रम Sn का उच्चक कहलाता है यदि Sn लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी अनुक्रम के सारे पद उस k से या तो छोटे हों या बराबर हों, तो वो क्या कहलाएगा, उसका उच्चक कहलाएगा। ठीक है, अब निम्नक की बात करूं, एग्जाम्पल ही बताऊंगा इन दोनों के, रुकना अभी, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। निम्नक इसको बोलते हैं इन्फीमम।
और इसको बोलते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो निम्नक क्या होता है, यदि दिया हुआ अनुक्रम Sn है तब कोई वास्तविक संख्या m अनुक्रम Sn का निम्नक कहलाता है यदि Sn ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू फॉर ऑल ऑन बिलोंग्स टू n। यानी क्या हुआ, वही कि निम्नक कौन सा नंबर होगा, अगर कोई ऐसा नंबर हमें मिल रहा है जिससे सारे पद, अनुक्रम के सारे पद या तो बराबर हों या बड़े हों, तो वो क्या कहलाएगा, उसका निम्नक कहलाएगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको कि Sn बराबर 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे m बराबर क्या आया था, 3 आया था, क्योंकि सारे पद इस 3 से बराबर थे या बड़े थे, ओनली 3 बराबर था, बाकी सारे क्या थे, बड़े थे। तो ये तो क्या हो जाएगा इसका m बराबर 3। और k की बात क्या बताई थी मैं, 7 बताई थी, क्योंकि k क्या कहता था, सारे पद k से छोटे होने चाहिए, तो सारे पद इससे क्या 7 से क्या छोटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये निम्नक हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास उच्चक, ठीक है। चलिए आगे समझ में, यहाँ पे निम्नक और उच्चक क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, और क्लियरिटी के लिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे आपको दे रखा है, कोई सीक्वेंस दे रखा है xn, वो दे रखा है आपको 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब मुझे निकालना है इसमें m और k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है m क्या कहता है, m कब निकलेगा, यानी m क्या होता है, निम्नक होता है। निम्नक ये कहता है कि उससे जो, अगर उस m की वैल्यू तुम निकाल रहे हो, उस m से अनुक्रम के पद या तो बड़े होने चाहिए सारे या बराबर होने चाहिए। तो m की वैल्यू क्या निकल सकते हैं, सबसे पहले देखो डायरेक्ट अगर देसी भाषा में बात करें तो m होता है ऐसा नंबर जो सीक्वेंस में सबसे छोटा हो, अनुक्रम में सबसे छोटा नंबर जो आ रहा होगा वो m लिख दो, और सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा होगा वो आ जाएगा k, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो आप। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है इसमें, 1/5, क्योंकि देखो ये आ रहा है 1, इसको सॉल्व करूँगा 0.5, ये आएगा 0.3, ये आएगा 0.25 और ये आएगा 0.2। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, ये हुआ। तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5, और k क्या होता है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 1, ये सब छोटे हैं इससे, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यानी यहाँ पे निम्नक और उच्चक क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, तो हिंदी खराब है मेरी, निम्नक, और ये हो जाएगा उच्चक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, उच्चक हो जाएगा। एक एग्जांपल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, वो आप करके देखना। जैसे Sn दे रखा है आपको 0, 1, -2, -1, 0, 1, 2, तो यहाँ पे m एंड k निकालना है, उच्चक और निम्नक निकालना है। प्रैक्टिस के लिए कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, ये एक्सरसाइज में लिख लेना, एक्सरसाइज के लिए कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास उच्चक और निम्नक निकालना किसी अनुक्रम का। अब हम देखेंगे अनुक्रम की सीमा कैसे निकलती है, यानी किसी अनुक्रम की अगर सीमा निकालनी है हमें, यानी देखो जैसे अब ये तो हमें पता है 7 पे आके रुक गया, कई अनुक्रम ऐसे रहते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको लिखाया था Sn बराबर 1, 2, 3, ये कहाँ पे जाके रुकेंगे, ये अनुक्रम कहाँ पे जाके रुकेगा, उसको बोलते हैं सीमा निकालना किसी की, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखो
अनुक्रम की सीमा, हेडिंग है इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। क्या होती है? देखो, लिमिट का मतलब होता है, सीमा का मतलब होता है, किसी अनुक्रम की सीमा का मतलब होता है कि हमें वो बिंदु निकालना है जहाँ पे अनुक्रम जाके रुक रहा होगा, यानी उससे आगे नहीं जा रहा होगा। उससे लास्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी होती है कि लास्ट में कहाँ तक जाके, थोड़ा आइडिया लग जाता है, हमें आइडिया निकालते हैं हम कि लास्ट में जाके कहाँ पे ये अनुक्रम रुक रहा होगा। तो वहाँ से हम क्या निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम सीमा बोलते हैं, अनुक्रम की सीमा निकालना। ठीक है, तो हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिखते हैं। देखो परिभाषा क्या होगी, माना कोई xn एक वास्तविक अनुक्रम है, तब इसकी सीमा L होगी यदि इसकी सीमा L होगी, सॉरी ऐसे कर सकते, तब ऐसे लिख लो इसको, तब L अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है यदि एक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो, सॉरी ऐसे लिखो, एक धनात्मक संख्या ऐसे लिखना, एक धनात्मक संख्या n नॉट बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान हो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n नॉट बिलोंग्स टू n, ऐसे कर लो, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। ये परिभाषा होती है इसकी। अब इसको समझेंगे परिभाषा कहती क्या है। देखो मैंने क्या लिखा है, माना कोई xn एक वास्तविक अनुक्रम है, यानी कोई अनुक्रम आपको दिया हुआ होगा, तब L अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है। तब यानी ये जो L होगा अनुक्रम की सीमा कहलाएगी। कब कहलाएगी कि यदि हमें कोई ऐसा n नॉट की जगह तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, m लिख सकते हो, m ले लो, m कोई नंबर मिलेगा प्राकृत संख्या में से, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो यानी कोई ऐसा नंबर m ऐसा मिलेगा, मैं पूर्णांक नंबर m ऐसा मिलेगा जिसके लिए कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, यानी ये दोनों का क्या होगा, इस इंटरवल में आएगा। अगर इसको समझने की, ज्योमेट्रिकल समझने की बात करें तो देखो यहाँ पे कोई l पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस ली यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन है, और यहाँ पे डिस्टेंस इंटरवल ले लिया इसका मैंने, ये अंतराल ले लिया, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी क्या होगी, एल होगी। तो यानी अगर एल इसकी सीमा होगी, किसी अनुक्रम की सीमा होगी, तो अनुक्रम के जो पद होंगे लास्ट में, जो जा रहे होंगे लास्ट में, वो इसके आसपास इर्द गिर्द क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, इसके आसपास क्या करते हैं, घूमते रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम की सीमा बोलते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं हम, इस परिभाषा को उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण क्या कहता है, देखो डेफिनेशन से थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो हम इसको क्या उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, तो पहले उदाहरण से पहले अब इसको बताते हैं। इसमें भी क्या होती है कि हमारी दो तरीके से होती है अनुक्रम। अब सीमा मैंने बता दिया, सीमा का मतलब क्या बताया था कि ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर, ऐसा कोई धनात्मक संख्या m हमें ऐसी मिलेगी कि जैसे ही n उससे बड़ा होगा, जैसे और तरीके से देखें, यहाँ पे n है, यहाँ पे m है और यहाँ पे l है, तो यानी जैसी n की वैल्यू इससे बढ़ी जाएगी, n की वैल्यू, ये वाली n की वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो यानी जो सीक्वेंस के पद है, अनुक्रम के पद है, उसके आसपास क्या कर लेंगे,
एक्सीलरेट होने चालू कर देंगे, इसके आसपास आ जाएंगे सारे और यहीं घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, यानी उसको क्या बोलेंगे, सीमा बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये होती है अनुक्रम की सीमा। चलिए अब आगे क्या होता है, देखो इसमें बात क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि अभिसारी अनुक्रम क्या होता है और अपसारी अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम में भी दो तरीके के होते हैं, अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम अभिसारी अनुक्रम की। देखिए क्या होता है अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम, अनुक्रम के प्रकार हैं ये। अनुक्रम के प्रकार, पहला है अभिसारी अनुक्रम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और दूसरा है अपसारी अनुक्रम, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारे अनुक्रम के प्रकार कौन से, दो प्रकार का होता है, एक तीसरा भी होता है एकांतर अनुक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे अनुक्रम के, आपकी सिलेबस में तीनों ही हैं, अभिसारी, अपसारी और एकांतर। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, इस वाले को पढ़ेंगे, अभिसारी अनुक्रम होता क्या है। ठीक है, तो इन दो को मिटा रहा हूं, पहले अभिसारी अनुक्रम बता रहा हूं। देखिए क्या होता है अभिसारी अनुक्रम। देखिए क्या होता है अभिसारी अनुक्रम, यदि कोई अनुक्रम xn, अनुक्रम xn या sn कुछ भी लिख सकते हो, कोई अनुक्रम sn अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि xn की सीमा L विद्यमान हो और